गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर जो है यूजीसी नेट या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी और गहराई से तैयारी की जाती है, और जहां पर मैं आपको जो है हिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है उन पर लेक्चर देती हूँ, जिससे आपको जो है गहराई से एग्जाम के लिए तैयारी हो सके। और मेरे इस लेक्चर से आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने ही क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। और आज के इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा था, उसकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, केंद्रीय व्यवस्था किस प्रकार की थी, प्रांतीय व्यवस्था किस प्रकार की थी, और अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। आज की इस टॉपिक में हम इसी जो है बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम को जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, यानी जो दिल्ली सल्तनत है उसका राज्य प्रबंध किस प्रकार का था, किस प्रकार के दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हुए थे उन्होंने किस प्रकार से जो है राज्य प्रबंध को सेटलमेंट किया हुआ था, उसका प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था। आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बेस पर आपको थोड़ा सा जो है नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय इस्लामी संस्कृति से तात्पर्य एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति से है, यानी कि भारत की जो इस्लामी संस्कृति है, कल्चर है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पर जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत पर जितने भी सुल्तान हुए थे मोस्टली वह सुल्तान जो है मुस्लिम थे, यानी कि अगर मुस्लिम है तो वह मुस्लिम धर्म से ही रिलेटेड जो है कल्चर को, संस्कृति को अपनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है भारतीय इस्लामी संस्कृति मीन्स जो मुस्लिमों का कल्चर है। ठीक है, अब जो दिल्ली के तख्त पर जो है दिल्ली के सुल्तान हुए जो कि सभी मुस्लिम थे, तो इसीलिए जो है उनके लिए भारतीय इस्लामी संस्कृति से क्या अर्थ है, एक ऐसी मिली-जुली संस्कृति, एक ऐसा मिला-जुला कल्चर जिसमें हिंदू सांस्कृतिक तत्वों और मुस्लिम सांस्कृतिक तत्वों का एक प्रशासन का विकास भारत में तुर्कों यानी कि मुस्लिमों के आगमन से बाद शुरू हुआ था। यानी कि जब तुर्क भारत में, जब तुर्क यानी कि जो मुस्लिम है, ठीक है, उनका आगमन हुआ भारत में, जब तुर्कों ने एंट्री की, ठीक है, तो जब तुर्क जो है भारत में उन्होंने वह दाखिल हुए, तो उस समय में जो है भारत में हिंदुओं का जो कल्चर था, हिंदुओं की जो संस्कृति थी और जो मुस्लिमों का कल्चर था, यानी कि जो मुस्लिमों की संस्कृति थी, इन दोनों के मिश्रण से जो है एक मिला जुला ढांचा जो है, प्रशासनिक ढांचा जो है तैयार हुआ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के लिए लगभग 200 से 300 वर्षों के दिल्ली सल्तनत के दौरान यहाँ प्रशासनिक, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति और परिवर्तन हुए। लगभग 200 से 300 वर्षों के दौरान, यानी कि इतने शासनकाल के दौरान जो है दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, कला, अलग अलग तरह की कलाएं, संस्कृति यानी कि कल्चर आदि क्षेत्रों में जो है अभूतपूर्व प्रगति हुई, बहुत तरक्की हुई। जितने भी मुस्लिम जो है सुल्तान गद्दी पर बैठे, उन्होंने नए नए नगरों का विकास किया, कई जो है अलग अलग चीजों की मुरम्मत करवाई थी। इसके अलावा उनके राज्य दरबार में अलग अलग जो है कला से निपुण व्यक्ति जो है, कला से बिल्कुल निपुण व्यक्ति जो है यहाँ पर उनके राज्य दरबार में रहते थे, जिन्होंने जो है उनके राज्य दरबार में चकाचौंध, जिन्होंने उनके राज्य दरबार में और भी जो है प्रगति लेके आए। तो समस्त इस्लामी राज्य का संवैधानिक प्रधान खलीफा ही माना जाता था, यानी कि जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में जो सुल्तान रहे थे उनका जो संवैधानिक प्रधान था, ठीक है, वो कौन था, खलीफा था। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जो इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, या इसके बाद जितने भी सुल्तान हुए हैं, तो उनकी लाइफ में जो खलीफा है उसका मुख्य रोल रहा है। ठीक है, वो इनका संवैधानिक प्रधान था। संवैधानिक प्रधान, उन्हें जब गद्दी पर बैठना पड़ता था तो उन्हें जो है अपने खलीफा से परमिशन लेनी पड़ती थी, जो कि मुस्लिम धर्म का उच्च अधिकारी माना जाता है। ठीक है, मुस्लिम धर्म में जो है खलीफा, ठीक है, ये सबसे उच्च माने जाते हैं। और जब भी दिल्ली के सुल्तान गद्दी पर बैठे जो भी, तो उन्होंने खलीफा से पहले जो है परमिशन मांगी, मंसूर प्राप्त किया, तो इसके बाद ही जो है वह गद्दी पर बैठे। तो इसीलिए हम उन्हें संवैधानिक प्रधान कह सकते हैं।
इस बात की पूरी डिटेल मेरी पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद यानी कि मजलिस एक खलवत थी। जो सुल्तान होता था दिल्ली का, उसकी सहायता के लिए यानी कि राज्य प्रबंध चलाने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होती थी। जैसे आज भी हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, तो उनके जो है उनका जो प्रशासन है उसमें भी जो अलग अलग तरह के जो मंत्री हैं, उनका जो मंत्रिमंडल है उसमें अलग अलग तरह के मंत्री हैं, ठीक है, जिसमें शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, तो अलग अलग तरह के जो मंत्री हैं ठीक है, ये होते हैं जो कि राज्य प्रबंध चलाने में उनकी मदद करते हैं। कोई भी एक व्यक्ति जो है पूरा राज्य प्रबंध जो है नहीं चला सकता, इसीलिए वो अलग अलग जो है मंत्रियों को नियुक्त करते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। इसी प्रकार से स्कूल में भी यही किया जाता है। स्कूल में भी जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर होते हैं। कोई भी एक जो है प्रिंसिपल है वह स्कूल को अकेले नहीं चला सकता, उसको चलाने के लिए भी अलग अलग टीचर्स की जरूरत है जो कि बच्चों को अलग अलग विषय, अलग अलग सब्जेक्ट्स या अलग अलग टॉपिक्स के बारे में समझाते हैं। तो एक ही संस्था को चलाने के लिए जो है एक ही व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसकी हेल्प के लिए अलग अलग व्यक्तियों की भी जरूरत होती है। उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, विभाग दिए जाते हैं ताकि वह उनको चला सके। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो दिल्ली सल्तनत का राज्य प्रबंध था उसमें मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए मजलिस ए खलवत, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन मंत्री परिषद मात्र जो है परामर्शदात्री संस्था के रूप में ही कार्य करती थी। लेकिन जो मंत्री परिषद थी दिल्ली के सुल्तानों की, जो मंत्री परिषद होती थी जिसमें अलग अलग टाइप्स के मंत्री होते थे, वो सिर्फ जो है परामर्शदात्री होती थी। परामर्शदात्री मतलब जो सिर्फ सलाह दे सकती है। तो उनके जो मंत्री परिषद था सुल्तानों का, वह सिर्फ उनको, राजा को, जो भी सुल्तान होता था उसे सिर्फ अपनी सलाह दे सकता था किसी भी टॉपिक के ऊपर। को सिर्फ वह उन्हें जो है सलाह दे सकते थे। उस सलाह को मानना या ना मानना वो राजा पर निर्भर करता था, वह सुल्तान पर निर्भर करता था, ठीक है। वह अपना जो है फैसला सुल्तान पर नहीं थोप सकते थे क्योंकि सर्वोच्च शक्ति तो सुल्तान है, ठीक है। तो वो सिर्फ उसकी हेल्प के लिए थे, ठीक है, उसे सिर्फ सलाह देने के लिए थे। तो उसे हम कहते हैं परामर्शदात्री। परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन जो है किन अलग अलग ढांचों में बटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन जो है अलग अलग ढांचों में बटा हुआ था, जैसे कि केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सैनिक प्रशासन, राजकीय या राजस्व प्रशासन और अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इन टॉपिक्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केंद्रीय प्रशासन की, कि जो दिल्ली सल्तनत का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि केंद्रीय प्रशासन था किस प्रकार का था। सबसे पहले बात करते हैं दीवाने विजारत। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो केंद्रीय प्रशासन है, इसमें सबसे पहले था कि दीवाने विजारत, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो राजा है वह कभी भी राज्य प्रबंध को अकेले नहीं संभाल सकता, तो वह अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त करता था अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग विभागों के लिए, ठीक है। जैसे आज के टाइम में भी होता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी भी जो मंत्री परिषद है उनमें भी जो है अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं, ठीक है। हमारा जो भारत का संविधान है उसके अकॉर्डिंग भी जो है अलग अलग मंत्री होते हैं। एक मंत्री परिषद होती है, जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसकी एक अलग मंत्री परिषद होती है जिसमें अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने अपने विभागों को संभालते हैं, जैसे वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, बजट मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री। तो इस तरह से अलग अलग जो मंत्री होते हैं वो अपने अपने विभागों को संभालते हैं। तो पुरातन समय में भी जो है इसी प्रकार होता था। सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने भी अपने राज्य प्रबंध में अपने राज्य को चलाने के लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त किया हुआ था। तो पहला डिपार्टमेंट जो आता है दीवाने विजारत। दीवाने विजारत जो था यह वजीर का कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था, यानी कि जो वजीर का जो कार्यालय था, वजीर का जो डिपार्टमेंट था उसे क्या कहा जाता था? दीवाने विजारत, ठीक है। जिसका प्रधान कौन होता था? वजीर, जिसका प्रधान वजीर ही होता था, ठीक है। तो यानी कि जो वजीर है उसका जो विभाग है उसे क्या कहा जाता था? दीवाने विजारत। और उस डिपार्टमेंट का प्रधान कौन होता था? वजीर, ठीक है। मेन हेड वजीर ही होता था। और लगान, राज्य की आमदनी और अन्य वित्तीय मामलों की देखरेख का कार्य जो है वजीर करता था। जो वजीर है उसका काम क्या था? लगान, ठीक है, जो किसानों से लगान वसूली करते थे, उससे जो राज्य को आमदन होती है, ठीक है, राज्य को जो उसकी आय का साधन था, पहले समय में तो जो है लगान ली जाती थी, ठीक है, कर लिया जाता था। तो इसीलिए जो है उससे जो उनकी आमदनी होती है राज्य की, वह और अन्य वित्तीय मामलों की देखरेख करता था। और अलग अलग जो है कौन कौन से स्थानों से या कौन कौन सी चीजों से जो है सुल्तान को आमदनी आती है,
ठीक है। वित्तीय मामलों में, वित्तीय मीन्स पैसों से संबंधित जो डिपार्टमेंट था ना, उसकी देख रेख का काम कौन करता था? वजीर। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि जो वजीर है वह लगान, राज्य की आमदनी और अन्य वित्तीय मामलों की देखरेख का काम करता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में भी राज्य की देखरेख का जो है कार्य करता था। अगर कभी राज्य में सुल्तान नहीं है, ठीक है, सुल्तान एब्सेंट है, सुल्तान जो है मौजूद नहीं है, तो उसकी गैर मौजूदगी में भी जो वजीर है वह राज्य की देखभाल का काम करता था। ठीक है, और जो दीवाने विजारत है, आगे इसके अंतर्गत दो और जो है लोग होते थे, जिसे कहा जाता था मुस्तरिफ ए मुमालिक, जो महालेखाकार होता था। लेखाकार का मतलब होता है लिखने पढ़ने का काम करने वाला, जो लिखत पढ़त का काम करता है। ठीक है, और दूसरा होता था मुस्तौफी ए मुमालिक, जिसे कहा जाता था महालेखा परीक्षक, जो इससे भी बड़ा महालेखा परीक्षक होता था, लिखने का काम करता था वह भी। ठीक है, तो यानी कि ये जो है दीवाने विजारत के अंडर दो और व्यक्ति थे, मुस्तरिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक। इन दोनों का काम क्या होता था? इन दोनों का काम होता था कि जो आमदनी होती थी और जो खर्च होता था उसकी देखभाल करना जो है इन दोनों का कार्य होता था, यानी मुस्तरिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता था? राज्य में जो आमदनी होती थी और जो खर्च होता था उसकी देख रेख का काम, उसकी देखभाल का काम ये दोनों करते थे, जो कि दीवाने विजारत के अंडर रह के ये कार्य करते थे। इल्तुतमिश और तुगलक काल में इनका पद और भी बढ़ गया। जो इल्तुतमिश का राज्य था और जो तुगलक वंश का राज्य था, इनका जो टाइम पीरियड था, उसके समय में इन डिपार्टमेंट्स की, यानी कि जो दीवाने विजारत है, इस विभाग की जो है महत्ता और भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई इल्तुतमिश के समय में और तुगलक काल के समय में। तुगलक काल को जो है विजारत यानी वजीर का पद स्वर्णयुग कहा जाता है। जो तुगलक काल था, तुगलक वंश के जो शाह सुल्तान जो है गद्दी पर बैठे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तो ये तुगलक काल है, जब तक ये तुगलक वंश के सुल्तानों ने राज्य किया। तो तुगलक काल को जो है विजारत का स्वर्ण युग माना जाता है। विजारत का अर्थ क्या होता है? वजीर का पद, क्योंकि तुगलक काल के समय में वजीरों की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो उस समय में जो है वजीरों को मुख्य माना जाता था, तो इसीलिए जो है उस काल को वजीर का जो पद था, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। तो इसीलिए जो तुगलक काल है उसे विजारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जिसमें वजीरों की वैल्यू बढ़ गई और वजीरों को जो है मुख्य भूमिका जो है दी गई। उसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक, वजीरों से विचार विमर्श करता था। जो गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है, यह भी जो है किसी विशेष विषय पर जो है चर्चा करने के लिए, किसी विशेष टॉपिक पर, किसी विशेष विषय पर जो है डिसीजन लेने से पहले वजीरों से सलाह लेता था, विचार विमर्श करता था। ठीक है, उससे बाद है बहलोल लोदी के समय कोई वजीर नहीं था, लेकिन जो बहलोल लोदी है उसके समय में जो है वजीर जो है बिल्कुल ही खत्म हो गई, यानी कि जो वजीर की पोस्ट ही बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, बहलोल लोदी के समय में कोई भी वजीर नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें जो है अगला, यानी कि नेक्स्ट जो विभाग था वो था दीवाने आरिज का। दीवाने आरिज जो है एक सैन्य विभाग था, जिसमें सेना से संबंधित जो है ये डिपार्टमेंट माना जाता था, और बलबन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि दीवाने आरिज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। आरिज ए मुमालिक जो है इसका प्रधान होता था, यानी दीवाने आरिज का जो डिपार्टमेंट था, ये जो विभाग था, इसका जो प्रधान था वो कौन था? आरिज ए मुबालिक। बलबन ने जो है सर्वप्रथम इमादुल मुल्क को इस डिपार्टमेंट में नियुक्त किया था। जो बलबन था उसके समय में ही इस विभाग की स्थापना हुई थी, और बलबन ने सबसे पहले जो है सर्वप्रथम इस विभाग पर जो है इस पद पर किसे पोस्ट किया था, किसे बिठाया था? इमादुल मुल्क नामक व्यक्ति को जो है नियुक्त किया था सबसे पहले बलबन ने। ठीक है, क्योंकि बलबन के समय में इस विभाग की जो है स्थापना हुई थी और ये एक सैन्य विभाग था। अलाउद्दीन के द्वारा इस विभाग का महत्व और भी बढ़ गया। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके समय में इस जो ये डिपार्टमेंट है, ये जो विभाग है, इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया था। और इसका काम क्या था? सेना की भर्ती करना, सैनिकों व घोड़ों के हुलिये को रिकॉर्ड रखना। जो सैनिक थे उनको भर्ती करना, नए नए सैनिकों को भर्ती करना, और जो सैनिक थे और जो घोड़े थे उनके हुलिये का रिकॉर्ड रखना कि वो देखने में कैसे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेना के साजो सामान की व्यवस्था करना। जो सेना थी उसके साजो सामान की, वो क्या क्या उन्हें चाहिए, क्या क्या वो साथ लेके जाते हैं। ठीक है, तो उनके साजो सामान की जो व्यवस्था करना, यानी कि जो है अरेंजमेंट करना, किसका काम होता था? दीवाने आरिज नामक जो डिपार्टमेंट था इसका काम था। इकता दाराओं की जो है नामावली रखना भी जो इसी का काम था।
ठीक है, इक्तादार जो है उनकी जो नामावली यानी नामों की जो सूची है उसे तैयार करना भी किसका काम था, दीवाने आरिज का काम था। यानी सैनिक संबंधी जितने भी काम थे वह सभी ये जो दीवाने आरिज नामक डिपार्टमेंट था, विभाग था, यही करता था। आरिज ममालिक को वेतन के बदले में इक्ता मिलता था। इक्ता का मतलब होता है भूमि का हिस्सा, भूमि का टुकड़ा। ठीक है, तो जो आरिज ममालिक था उसे वेतन नहीं मिलता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसे वेतन के बदले क्या मिलता था, इक्ता। इक्ता क्या होता है, भूमि का एक टुकड़ा होता है, भूमि का एक हिस्सा होता है, चाहे वह किसी गांव की भूमि हो। ठीक है, उसे वेतन के बदले में इक्ता मिला करता था, ऐसा माना जाता है। बलबन के समय में आरिज ममालिक इमादुल मुल्क को इक्ता मिला हुआ था। जो बलबन था इसके समय में ही जो है इस डिपार्टमेंट की यानी इस विभाग की स्थापना हुई थी और उसने सर्वप्रथम इस विभाग पर जो है इमादुल मुल्क को नियुक्त किया था। और ऐसा माना जाता है कि जो बलबन है उसने आरिज ममालिक जो है इमादुल मुल्क को, ठीक है, तनख्वाह के बदले इक्ता दिया हुआ था। इक्ता का मतलब भूमि का एक हिस्सा। ठीक है, चाहे वो किसी गांव की भूमि हो या किसी अन्य प्रदेश की भूमि हो। उसके बाद नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है, नेक्स्ट विभाग है, वो आता है दीवाने रिसालत। इस डिपार्टमेंट को लेकर, इस विभाग को लेकर जो अलग अलग इतिहासकार उनमें मतभेद पाए जाते हैं। ठीक है, जो कुरैशी है यानी कि एक इतिहासकार कुरैशी के अनुसार ये एक विदेशी विभाग था, लेकिन अन्य जो इतिहासकार हैं वह इसे धार्मिक विभाग मानते हैं, जिसमें काजी होता था और शरीयत संबंधी मुकदमों का फैसला लिया जाता। इसमें जो है इस्लाम धर्म से संबंधित जो फैसले हैं, इस्लाम धर्म से संबंधित जो मुकदमे हैं उनका फैसला लिया जाता था। और इस डिपार्टमेंट का प्रधान कौन था, सदर उस सदर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दीवाने इंशा मिन्हाज, ये जो विभाग था इसे दीवाने अशरफ भी कहा जाता था। ठीक है, दीवाने इंशा मिन्हाज जो विभाग था इसे दीवाने इंशा जो है दीवाने अशरफ भी कहा जाता था। और इसका जो प्रधान था इस डिपार्टमेंट का उसे कहा जाता था दबीर मुबालिक। हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक विभाग का कोई ना कोई प्रधान होता था, मेन हेड होता था। ठीक है, तो दीवाने अशरफ जो है इस विभाग को, इसका दूसरा नाम था दीवाने अशरफ। और इसके प्रधान को, इस डिपार्टमेंट के प्रधान को क्या कहा जाता था, दबीर मुबालिक। और ये जो विभाग था इसमें शाही पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व था। यानी जब भी किसी सुल्तान ने पत्र लिखना होता था या जैसे वह अपने आदेश जारी करते हैं तो उस चीज का डिपार्टमेंट था ये। ठीक है, तो शाही पत्र वगैरह जारी करना जो है ये डिपार्टमेंट का, इस विभाग का कार्य था। आगे चलते हैं, अगला है दीवाने कजा। जो दीवाने कजा है यह इसके नाम से ही पता चल रहा है, कजा मीन्स काजी। ठीक है, जो कि मुस्लिम धर्म में जो मस्जिदें होती हैं उसमें काजी वर्ग के लोग होते हैं, काजी लोग होते हैं। ठीक है, तो इसके नाम से पता चला दीवाने कजा। तो ये एक न्याय विभाग था जिसमें न्याय दिया जाता था। ठीक है, और इसके प्रधान को क्या कहा जाता था, काजी ए मुबालिक। जैसे मैंने आपको बताया कि नाम से पता चल रहा है कजा। ठीक है, तो इसका, इस डिपार्टमेंट का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था, काजी ए मुबालिक। और राजा के बाद यही मुख्य न्यायाधीश होता था, क्योंकि जो राजा था, जैसे मैंने आपको पिछले अपनी जो वीडियोस है उनमें बताया था कि जो दिल्ली के सुल्तान थे जब वह गद्दी पर बैठते थे तो उन्हें मंसूर प्राप्त करना पड़ता था अपने खलीफा से, जो है उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी गद्दी पर बैठने की। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये राजा के बाद जो है मुख्य न्यायाधीश होता था। राजा वैसे तो हर एक जो है व्यक्ति को राजा ही जो है न्याय देता था, लेकिन अगर राजा अनुपस्थित है, राजा वहां पर प्रेजेंट नहीं है, किसी कार्यवश जो है राजा महल में नहीं है, तो उसकी गैर मौजूदगी में जो है ये जो काजी होता था, ठीक है, यही जो है फैसला सुनाता था। ठीक है, तो ये राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट है वकीले दर। इसके जो वकीले दर है यह पद पहले तुगलक वंशी नासिरुद्दीन महमूद के समय आरंभ हुआ था। जो तुगलक वंश का सुल्तान है नासिरुद्दीन महमूद, इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। नासिरुद्दीन महमूद जो कि तुगलक वंश से संबंधित है। ठीक है, इसके समय में ये जो विभाग है वकीले दर ये शुरू हुआ और जो मुल्लू इकबाल है वह इस पद पर आसीन हुआ। ठीक है, इस डिपार्टमेंट पर, इस विभाग पर जो है इसका प्रधान किसे बनाया गया, मुल्लू इकबाल। ठीक है, नेक्स्ट है सरे जानदार। ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। ठीक है, सरे जानदार। अब जान किसमें होती है, ज्यादा बहादुर
जो है कौन होते थे, सुल्तान की रक्षा के लिए अंगरक्षक होते थे, यानी कि बॉडीगार्ड्स होते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा हिंट तो मिल ही जाए, मतलब कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी, तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हिंट मिल जाएगा, सरे जानदार। ठीक है, सरे जानदार मीन सबसे ज्यादा जान किसमें होती है। ठीक है, तो जो सुल्तान है उसके जो रक्षक हैं, ठीक है, उनमें, ठीक है, तो वो सुल्तान की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। जो अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड्स है, उनका भी मेन हेड होता था, उसे क्या कहा जाता था, सरे जानदार। उसके बाद है बर्रे खास। इसमें वह महत्वपूर्ण मलिकों, अमीरों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलता था। जो बर्रे खास विभाग है, इसके अंदर जो राजा होता था, सुल्तान होता था, वह मलिकों, अमीरों और अन्य महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है, उनसे जो है मीटिंग करता था राजा। ठीक है, उसके बाद है दीवाने वकूफ। जो दीवाने वकूफ विभाग है, ये जलालुद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की थी और ये राजकीय व्यय का ब्यौरा रखता है। जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसने इस विभाग की, इस डिपार्टमेंट की स्थापना की और ये जो राजकीय व्यय है, ठीक है, जो राज्य में कितना खजाना है, राज्य में जो है मतलब कितना खर्चा होता है, ये राजकीय व्यय का ब्यौरा रखता था। ठीक है, व्यय का मतलब होता है खर्च, तो उसका ब्यौरा रखता था कि राजमहल में कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, उस चीज का। तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दीवाने मुस्त खराज। जो दीवाने मुस्त खराज विभाग है, यह अलाउद्दीन ने इसे जो है भू राजस्व सुधार के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने यह विभाग शुरू किया था। और ये विभाग उसने क्यों शुरू किया, भू राजस्व में सुधार के लिए, यानी कि जो भूमि से लगान वसूली करते थे, जो किसानों से भू राजस्व, जो भूमि पर बंद था, ठीक है, तो उसके सुधार के लिए जो है ये विभाग की स्थापना की गई। भू राजस्व की वसूली के लिए से संबंधित ये विभाग था, यानी कि जो लगान है, लगान जैसे कि किसानों से लगान लेते थे, ठीक है, उनकी उपज का कुछ हिस्सा जो है जो सरकार होती थी, मौजूदा सरकार, वह उनसे लिया करते थे, किसानों से। ठीक है, तो जो भू राजस्व है उसे भू राजस्व कहा जाता है। तो भू राजस्व की वसूली के से संबंधित ये विभाग था, जिसमें भू राजस्व की वसूली की जाती थी। शर्फ कवय या कायनी इस पद पर आसीन था, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है इसका प्रधान कौन था, शर्फ कवय या कायनी, ये इसके प्रधान थे। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अलाउद्दीन ने भू राजस्व के सुधार के लिए, ठीक है, जो लगान वसूली है, ठीक है, उसमें उसके लिए जो मेथड्स अपनाए जाते थे, तो अलाउद्दीन ने भू राजस्व के सुधार के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। और भू राजस्व की वसूली से संबंधित ये विभाग था और इस विभाग पर कौन बैठा था, शर्फ कवय या कायनी। ठीक है, जो प्रधान था उसे शर्फ कवय भी कहा जाता था और उसे कायनी भी कहा जाता था। अगला है दीवाने रियासत। जो दीवाने रियासत है, ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा स्थापित था और ये एक दंड विभाग था, जिसमें क्या है, दंड दिया जाता था। अमीर मजलिस। जो अमीर मजलिस है, यह शाही दावतों एवं आयोजनों की देखरेख करता था। ये जो डिपार्टमेंट था, ये जो विभाग था, ठीक है, इसका जो प्रधान होता था वो क्या करता था, जो शाही दावत होती थी, यानी राज्य महल में जो बड़ी बड़ी दावत की जाती या जो आयोजन किए जाते थे, उसकी देख रेख का काम जो है अमीर मजलिस करता था। उसके बाद है अमीर आखूर। जो अमीर आखूर है, ये अस्तबल का प्रधान होता था, यानी घोड़ों का जो अस्तबल होता था जिसमें घोड़े रहते थे, ठीक है, ये अस्तबल का प्रधान था, जिसे कहा जाता था अमीर आखूर। ये विभाग था घोड़े के डिपार्टमेंट का। उसके बाद है, क्योंकि युद्ध में तो घोड़े ही इस्तेमाल किए जाते थे, उसके बाद है शहनाई पील। जो शहनाई पील विभाग था, यह हस्तशाला का प्रधान था। ये भी एक हस्तशाला थी। हस्तशाला किस चीज की, जहां पर भी हस्त वर्ड होगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो हाथी, ठीक है, हाथियों से संबंधित होगा। और यहाँ पर शहनाई पील का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये विभाग होता था शहनाई पील, जिसमें कि हस्तशाला का प्रधान होता था ये, ठीक है, शहनाई पील। और ये हाथियों का अस्तबल होता था, इसमें हाथी होते थे, क्योंकि युद्ध में जो है हाथी भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घोड़ों का जिक्र था, घोड़ों का अस्तबल था, यहाँ पर हाथियों का अस्तबल है। ठीक है, दोनों ही जो है युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है नायब ए ममलिकात। जो नायब ए ममलिकात का जो विभाग है, इस पद का सृजन जो है बहराम शाह के समय में हुआ था, बहराम शाह। ठीक है, और इसका प्रथम जो नायब ए ममलिकात था वह था इख्तियारुद्दीन एतिकीन। ठीक है, इसका प्रथम जो है नायब ए ममलिकात कौन था, इख्तियारुद्दीन एतिकीन। मुबारक शाह खिलजी के समय में ये पद बिल्कुल समाप्त हो गया और खुसरो अंतिम नायब ए ममलिकात था। जो खुसरो था, ठीक है, ये क्या था, अंतिम नायब ए ममलिकात। उसके बाद कोई नायब ए ममलिकात नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, दीवाने रियासत। जो दीवाने रियासत है इसके प्रधान को कहा जाता था मलिक याकूब। ये जो डिपार्टमेंट था, ठीक है, इसका जो मुख्य अधिकारी यानी कि जो प्रधान होता था, मेन हेड, उसे कहा जाता था मलिक याकूब। और यह बाजार नियंत्रण नीति को लड़ाई से लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की थी। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने बाजार को कंट्रोल करने के लिए, बाजार की जो कंट्रोल नीति थी, बाजार की जो नियंत्रण नीति थी, उसको लड़ाई से लागू करने के लिए इसे स्थापित किया था। आप जाकर मेरी अलाउद्दीन खिलजी वाली जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी किस प्रकार की थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने बाजार को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार से अपने कुछ नियम बनाए थे, ठीक है, और जिसे जो है दुकानदारों को फॉलो करना होता था। अगर कोई दुकानदार उसकी इस नियम की पालना नहीं करता था तो उसे दंड दिया जाता था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने बाजार नियंत्रण नीति को लड़ाई से लागू करने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी और इस विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? मलिक याकूब। ठीक है, नेक्स्ट है दीवाने कोही। दीवाने कोही के जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? अमीरे कोही। ठीक है, बस दीवान के स्थान पर जो है अमीर लगा दिया। तो जो दीवाने कोही है इसके प्रधान को अमीरे कोही कहा जाता था और यह दोआब क्षेत्र में कृषि सुधार को क्रियान्वित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो विभाग था ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है शुरू किया गया। और ये इसका क्या मकसद था कि जो दोआब क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र किसे कहा जाता है? दो दरियाओं के बीच का जो स्थान होता है उससे क्या कहा जाता है? दोआबा। आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जो दोआब क्षेत्र है तो उसमें जो है कृषि सुधार को क्रियान्वित करने के लिए, जो कृषि है, ठीक है, खेती बाड़ी का काम है जो, उसमें सुधार जो है लाने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके द्वारा स्थापित ये विभाग था। नेक्स्ट है दीवाने खैरात। जो दीवाने खैरात है यह मुस्लिम गरीबों के कल्याण हेतु फिरोज तुगलक द्वारा बनाया गया विभाग था। जो मुस्लिम गरीब हैं, ठीक है, जो मुसलमान लोग हैं, क्योंकि जितने भी दिल्ली पे सुल्तान हुए थे मुस्लिम ही थे, तो नेचुरली बात है कि वह मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनके लिए ही अच्छे काम करेंगे। तो जो मुस्लिम गरीब हैं उनके कल्याण के लिए जो है फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया ये विभाग था। उसके बाद है ख्वाजा। जो ख्वाजा है, ठीक है, ख्वाजा या साहिब ए दीवान, यह आय व्यय का हिसाब किताब रखता था। जो ख्वाजा था उसे साहिब ए दीवान भी कहा जाता था। तो एग्जाम में अगर साहिब ए दीवान आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ख्वाजा या साहिब ए दीवान दोनों एक ही व्यक्ति हैं और एक ही डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है यह आय व्यय का हिसाब रखता था, यानी कि जो आमदन होती है और जो खर्च होता है, ठीक है, उसका हिसाब किताब रखा था। राज्य महल में जितनी भी आमदन होती थी या उसका जितना भी खर्च होता था राज्य महल में, उसका पूरा लेखा जोखा, उसका जो हिसाब किताब था वह ये डिपार्टमेंट करता था। एकता से संबंधित आय व्यय का हिसाब जो है यानी कि ब्यौरा केंद्र सरकार के पास भेजता था। जो एकता है, ठीक है, जो भूमि, जो एकता का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो सुल्तान होते थे वह किसी भी अधिकारी को जब तनख्वाह के बदले भूमि का कुछ हिस्सा देते थे, ठीक है, तो या कोई इलाका भी कह सकते हैं या कोई गांव का हिस्सा भी कह सकते हैं, ठीक है, तो उसे एकता का नाम दिया गया है। तो एकता से संबंधित जो आय व्यय का हिसाब था, आय व्यय यानी कि आमदन का, जितनी भी आमदन होती है या जितना भी खर्च होता है उसका जो पूरा हिसाब किताब था, ठीक है, वह केंद्र सरकार को जो है के पास जो है भेजता था। कौन भेजता था? ख्वाजा। इसकी नियुक्ति बलबन के द्वारा की गई थी। ये जो विभाग था किसके द्वारा शुरू किया गया? बलबन के द्वारा। ठीक है, बलबन के द्वारा इस विभाग की जो है स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शताधिकारी। जो शताधिकारी डिपार्टमेंट था यह मोहम्मद तुगलक ने जो है राजस्व विभाग के कार्यों के निरीक्षण हेतु शताधिकारी नामक एक नए पद का निर्माण किया था। ये किसने शुरू किया था? मोहम्मद तुगलक ने। और मतलब किससे रिलेटेड था ये विभाग? ये विभाग था राजस्व विभाग के कार्यों के निरीक्षण के लिए। जो राजस्व यानी कि भूमि, जो राजस्व है, भूमि अरेंजमेंट है, ठीक है, वह उनके जो कार्य कर रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं, उनके निरीक्षण के लिए, उनके कार्यों के निरीक्षण के लिए, उनकी देखरेख के लिए जो है ये काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, उनकी देखरेख के लिए जो पद था इसका निर्माण किया था। और एक शत जो है 100 गांव के खूंटों, मुकदमों, चौधरियों और आमिलों के कार्यों का निरीक्षण करता था। जो एक गांव मतलब एक शत होता था उसके अंदर क्या थे? 100 गांव के खूंटों, ठीक है, 100 गांव थे और उसमें जो मुकदमों
चौधरियों और जो आमिल थे, जो कार्य करते थे, उनके निरीक्षण का कार्य कौन करता था? शताधिकारी नामक जो विभाग था ये करता था। उसके बाद है दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक जो विभाग था ये एक पेंशन विभाग था, जिसमें पेंशन दी जाती थी, जैसे आम अब भी दी जाती है, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, ठीक है, अलग अलग तरह की जो है पेंशनें दी जाती हैं। तो ये जो विभाग था दीवाने इश्तिहाक, इसमें ये भी पेंशन से संबंधित विभाग था। ये फिरोज शाह तुगलक के समय में स्थापित किया गया था। जो फिरोज शाह तुगलक था उसके समय में ये विभाग जो है शुरू किया गया। आगे हम पढ़ते हैं दंड के प्रकार। कितने टाइप के दंड थे उस समय में? उस समय 3 टाइप के जो है दंड होते थे, हद, किसास और ताजीर। ये कौन कौन से दंड थे? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये जो 3 दंड थे ये इस्लामी कानून के अनुसार थे, जो मुस्लिम धर्म का कानून था, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के तख्त पर जो है ज्यादातर जो है मुस्लिम सुल्तानों ने ही जो है राज्य किया है। तो जो है वह जो दंड देंगे तो वह मुस्लिम धर्म के अनुसार ही होगा। जो मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं उनके अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये जो दंड थे ये इस्लामी कानून के अनुसार थे और ये 3 प्रकार के थे। नंबर 1 पे है हद। ठीक है, जो हद कानून था, जो ये दंड था, इसकी सीमाएं कुरान और हदीस में दी गई हैं। इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो लिमिट्स हैं, वो कुरान शरीफ और जो हदीस, ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है जो मुस्लिम धर्म का है, ठीक है, इसमें दी गई है। कुरान शरीफ और हदीस जो है यह है इस्लामी यानी कि मुस्लिम धर्म की पवित्र किताबें हैं। इनमें जो है हद, जो ये दंड है, इसकी सीमाएं दी गई हैं इन पुस्तकों में और इसे चेंज नहीं किया जा सकता, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्याय क्षेत्र में दुराचार, अगर न्याय के क्षेत्र में कोई दुराचार करता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है, ठीक है, और अगर धर्म त्याग से संबंधित किसी ने अपना धर्म त्याग दिया और उसके बदले में किसी और धर्म को जो है अपना लिया, तो इससे रिलेटेड मद्यपान यानी शराब से संबंधित, चोरी से संबंधित तथा जो लोग डाका डालते हैं उससे संबंधित जितने भी मतलब गुनाह होते थे, जितने भी जो है जुर्म होते थे, ठीक है, उसमें जो है हद नामक जो दंड है, ठीक है, जिसकी जो पनिशमेंट है कुरान और हदीस में इसकी जो सीमाएं दी गई हैं उसके अनुसार दी जाती थी। ठीक है, तो इन लोगों को जो कि दुराचार, धर्म त्याग, मद्यपान, चोरी और डाका से संबंधित जो लोग होते थे, इन सभी जो है गुनाहों की सजा जो है हद के अकॉर्डिंग दी जाती थी। उसके बाद है नंबर 2 पे किसास। जो किसास है इसका अर्थ होता है प्रतिकार। प्रतिकार का अर्थ होता है बदला। बदला ये जो दंड था ये कानून के द्वारा निर्धारित था, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया गया है वह या उसका उत्तराधिकारी अपराधी को माफ कर सकता था। ठीक है, ये जो दंड था यह है, इसका अर्थ क्या है? किसास का अर्थ क्या है? प्रतिकार। ठीक है, और इसका प्रतिकार का अर्थ क्या होता है? बदला लेना। ठीक है, ये जो दंड था ये कानून के द्वारा डिसाइडेड था, कानून के द्वारा निर्धारित है, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया वह या उसका उत्तराधिकारी जो है अपराधी को माफ कर सकता था। उसके बाद है नंबर 3 पे ताजीर। वह अपराधी जो हद या किसास के अंतर्गत नहीं आते थे, वह अपराधी जो कि हद और किसास इन दोनों के अंतर्गत नहीं आते थे, ठीक है, उन्हें इस प्रकार के दंड के अंतर जो है दंडित किया जाता था। जो व्यक्ति जिन्होंने ना तो ये वाला गुना किया था ना ये वाला गुना किया था, इसके अंतर्गत उन्होंने कोई गुना नहीं किया था, ठीक है, इसके बाहर वाला जो गुना किया था, ठीक है, वह अपराधी जो हद या किसास के अंतर्गत नहीं आते थे, उसी प्रकार के दंड के अंतर्गत उन्हें जो है दंडित किया जाता था और इसका लक्ष्य होता था अपराधी को सुधारना। ठीक है, जो ताजीर था इसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी व्यक्ति जो अपराध किया जिसने, तो उसका मकसद क्या होता था उसे दंड देने का? कि उस व्यक्ति को सुधारना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन तो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ चुके हैं। अब प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार का था। सल्तनत काल में प्रांतों को ही इक्ता कहा जाता है। सल्तनत काल जो था यानी दिल्ली सल्तनत का जो समय था उसमें जो प्रांत थे, ठीक है, प्रांतों को ही इक्ता का नाम दिया गया। तो यहाँ पर प्रांतों का जो मीनिंग है वो तभी क्लियर होगा जब यहाँ पर जो है इक्ता का मीनिंग क्लियर होगा। यहाँ पर हम इक्ता का अर्थ बताते हैं। जो इक्ता है इस वर्ड का अर्थ होता है ये कि जो इक्ता वर्ड है ये अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा या भूमि का एक हिस्सा, चाहे वो गांव की भूमि हो या फिर किसी इलाके का जो है हिस्सा हो।
ठीक है, तो भूमि का एक टुकड़ा या भूमि का एक हिस्सा जो कि सैन्य अधिकारियों को वेतन के बदले में दी जाने वाली भूमि थी। अगर सैनिकों को सुल्तान तनख्वाह नहीं देते थे, वेतन नहीं देते थे, वेतन मीन्स तनख्वाह नहीं देते थे, तो उसके बदले में उसे क्या दिया जाता था, उसे भूमि दी जाती थी उस तनख्वाह के बदले में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इक्ता का मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। इक्ता जो है एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा या फिर भूमि का एक हिस्सा। ये सैन्य अधिकारियों को जो है वेतन के बदले में दी जाने वाली भूमि थी। अगर कभी सुल्तान जो है उन्हें वेतन नहीं देता था नगद, तो उसके बदले में उसे भूमि का हिस्सा दे देता था, भूमि का एक टुकड़ा देता था, चाहे वह किसी गांव की भूमि हो या फिर किसी अन्य इलाके का जो है भूमि हो। ठीक है, तो यहाँ पर सल्तनत काल में प्रांतों को ही इक्ता कहा गया है। इब्न बतूता, जो इतिहासकार इब्न बतूता है, उसका मानना है कि मोहम्मद तुगलक के समय में 23 प्रांत थे। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, तुगलक वंश का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय में कितने प्रांत थे, 23 प्रांत। और इक्ता या प्रांत के प्रधान को मुक्ति कहा जाता था। यहाँ पर जो इक्ता है जिसे प्रांत भी कहा जाता था, हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। इक्ता या प्रांत का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था, मुक्ति। ठीक है, प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। जो प्रांत थे उसे जिलों में बांटा गया था आगे, जिसे शिक कहा जाता था। और इसका जो प्रशासक होता था, इसका जो प्रधान होता था, उसे कहा जाता था शिकदार। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, प्रांतों को जिलों में बांटा गया जिसे क्या कहा जाता था, शिक। उन जिलों को शिक कहा जाता था और जो शिक का प्रधान होता था उसे शिकदार कहा जाता था। जो शिक था ये परगनों में बटे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है अफीफ। अफीफ के अनुसार फिरोज के समय द्वाब में 55 परगने थे। जो इतिहासकार अफीफ है उसके समय में, ठीक है, अफीफ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अफीफ, उसके अनुसार जो है फिरोज के समय में जो है, जो फिरोज शाह तुगलक है उसके समय में द्वाब में, द्वाब क्या होता है, दो दरियाओं के बीच का स्थान, उसमें द्वाब में जो है 55 परगने थे। परगने का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, परगने वह क्षेत्र होता है जहां पर बहुत सारे, जिसके अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं। जो परगने वर्ड है ये एक फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द, फारसी भाषा का शब्द है जिसके अंतर्गत कई परगने जिसके अंतर्गत कई गांव आते हैं, जिसके अंतर्गत कई गांव आते हैं। तो इससे नोट कर लीजिए क्योंकि ये वर्ड जो है बार बार आते हैं परगने, तो आपको बार बार जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परगने का अर्थ होता है, जो परगना वर्ड है ये एक फारसी भाषा का शब्द है जिसके अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं, उसे परगना कहा जाता है। ठीक है, द्वाब का अर्थ मैंने आपको बताया कि दो दरियाओं के बीच का जो स्थान होता है उसे द्वाब कहा जाता है। तो अफीफ के अनुसार जो है फिरोज के समय में द्वाब में 55 परगने थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इब्न बतूता एक और इकाई की यहाँ पर चर्चा करता है जो कि परगने के नीचे होती थी और इसमें जो है 100 या फिर 84 गांव का समूह होता था। ये जो इकाई थी जिसकी इब्न बतूता जो है जिक्र करता, चर्चा करता, इसमें 100 गांव होते थे या फिर 84 गांव का ये एक समूह होता था, एक ग्रुप होता था। इस समूह को क्या कहा जाता था, सादी। ठीक है, यानी कि जो 100 या 84 गांव का जो समूह होता था उसे सादी कहा जाता था। इसके ऊपर जो है चौधरी नामक अधिकारी नियुक्त होता था। ठीक है, इसके ऊपर जो चौधरी नामक अधिकारी है वह नियुक्त था। सल्तनत काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है गांव थी। जो सल्तनत काल है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, गांव। ठीक है, अब बात करते हैं प्रांतीय न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। जो प्रांतीय न्याय व्यवस्था थी उसमें जो है 4 प्रकार की न्याय व्यवस्था थी। सबसे नंबर 1 पे है वली न्यायालय, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है इतिहास में। उसके बाद है काजी ए सूबा। जो काजी ए सूबा था ये दीवानी या फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे सुनता था। और उसके बाद है दीवाने सूबा। जो दीवाने सूबा है ये भू राजस्व के मामले देखते थे और इसका कार्य क्षेत्र सीमित था, यानी कि जो भू राजस्व, भूमि का जो राजस्व उससे संबंधित जो कार्य होते थे उनसे रिलेटेड ही जो है ये मामले देखते थे। सदर ए सूबा ये फौजदारी मामले सुनता था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस्लामी न्याय व्यवस्था की। इस्लामी जो न्याय व्यवस्था थी किस प्रकार की थी। इस्लामी विधि शास्त्र को विकफ, इस्लामी विधि शास्त्र को विका कहते हैं। इसके प्रमुख 4 स्रोत थे। कौन कौन से सोर्सेस थे, कुरान, हदीस, कियास या इजमा। सबसे पहले कुरान के बारे में पढ़ते हैं। ये मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक थी, आप भी जानते ही होंगे। उसके बाद है हदीस, ये भी
कुरान का स्पष्टीकरण करने के लिए ईश्वरीय परंपराओं का उल्लेख किया गया है इसमें। जो कुरान शरीफ ये भी एक पुस्तक है जिसमें कुरान का स्पष्टीकरण करने के लिए, कुरान की बात क्लियर करने के लिए, ठीक है, ईश्वरीय जो परंपराएं हैं उसका जिक्र किया गया है हदीस नामक जो है पुस्तक में। ये भी मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक है। उसके बाद है कियास, इसको नजीर भी कहा जाता है, सभी समान मामलों का निर्णय एक सा हो। ठीक है, इस जो ये कियास है इसको नजीर भी कहा जाता है और इस पे इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी समान मामलों का जो निर्णय फैसला एक जैसा हो। उसके बाद है इज्मा। इज्मा का अर्थ होता है सर्वसम्मति यानी सबकी सहमति। इसके अलावा अबू हनीफ, इब्नस, छोटा शफी और अहमद बिन हनबल जो है ये विधि शास्त्र है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सैनिक प्रशासन के बारे में कि दिल्ली सल्तनत का सैनिक प्रशासन किस प्रकार का था। तो सैनिक प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है एकता व्यवस्था की। एकता व्यवस्था क्या थी? यह अरबी भाषा का शब्द था। मैं आपको जो है एकता के बारे में, एकता का जो अर्थ है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। जो एकता व्यवस्था थी, सैनिक प्रशासन में एकता व्यवस्था मौजूद थी और एकता जो है ये अरबी भाषा का एक शब्द था। निजामुल मुल्क तुसी के सियासतनामा में एकता को परिभाषित किया गया है। जो निजामुल मुल्क तुसी है उसने जो रचना लिखी थी सियासतनामा, ठीक है, सियासतनामा जो रचना लिखी थी उसमें जो है एकता का जो है वर्ड जो है एकता, इसको परिभाषित किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। गौरी की विजय के बाद जब मोहम्मद गौरी जो है उसे विजय प्राप्त की तो उसके बाद भारत में एकता व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं कि मोहम्मद गौरी की विजय के बाद जो है भारत में एकता व्यवस्था आई। मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का एकता दिया था। जो मोहम्मद गौरी है उसने 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है हांसी का एकता दिया। ठीक है, हांसी का एकता, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, एकता का मतलब होता है कि भूमि का हिस्सा देना, चाहे वो किसी गांव की भूमि हो या किसी क्षेत्र की भूमि हो। उसी ने मलिक नसीरुद्दीन को कच्छ का प्रदेश एकता के रूप में प्रदान किया। जो मोहम्मद गौरी था, ठीक है, जो निजामुल मुल्क तुसी का सियासतनामा है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो मोहम्मद गौरी है जब उसने विजय प्राप्त की तो 1191 ईस्वी में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का एकता दिया। और यहीं पर जो मलिक नसीरुद्दीन है उसको भी कच्छ का जो है प्रदेश एकता के रूप में भेंट किया। परंतु भारत में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। लेकिन भारत के अंदर जो है एकता व्यवस्था को जो है व्यवस्थित करने का जो है अरेंजमेंट किसके अंतर्गत आता है? ये जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेकर लखनौती तक का जो क्षेत्र था वो एकता के रूप में विभाजित कर दिया। जो इल्तुतमिश है, भारत में पहली बार जो है इल्तुतमिश ने जो है एकता व्यवस्था को जो है व्यवस्थित किया था। इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेकर लखनौती तक का जो इलाका था उसे एकता के रूप में बांट दिया। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सैनिक प्रशासन के अंतर्गत एक सैन्य संगठन भी था, यानी कि सेना का अरेंजमेंट भी था। सबसे पहले हाशम ए क्लब नामक एक सेना थी जो कि केंद्रीय सेना होती थी, मुख्य सेना होती थी। सवार एक क्लब, ये जो है शाही घुड़सवार होते थे। सवार किस पे? घोड़े पे सवार। ठीक है, तो ये शाही घुड़सवार होते थे जो कि घोड़े पे जो है लड़ाई करते थे घोड़े पर बैठ के। सवार ए वरबुस्तवान, ये शस्त्रधारी घुड़सवार होते थे और इनका जो सैन्य संगठन था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। और दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य संगठन था वह जो मंगोल थे उनके अकॉर्डिंग ही था, उनकी दशमलव पद्धति पर आधारित था। ठीक है, उसके बाद है अमीर तुमन। अमीर तुमन जो है ये 10,000 सैनिकों का अधिकारी होता था। जो 10,000 सैनिक होते थे उनका मुख्य अधिकारी होता था, जिसे कहा था अमीर तुमन। अमीर सादा, 100 सैनिकों का अधिकारी। अमीर सादा का मतलब होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 सैनिकों का अधिकारी होता था जिसके अंडर 100 सैनिक होते थे। अमीर हजारा, अब यहाँ पर हजारा की बात है तो यहाँ पर 1000 सैनिकों का अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर सादा मीन्स 100, हजारा मीन्स 1000, तो हजारा जो है 1000 सैनिकों का अधिकारी होता था। अमीर पंजा यहाँ की, यानी कि यहाँ पर 50 सैनिकों का अधिकारी होता था जिसके अंडर 50 सैनिक होते थे। अमीर बहर, ये नौकाओं के प्रबंध का अधिकारी होता था, यानी कि जो नौका होती थी, किश्ती होती थी, उसके जो अरेंजमेंट था उसका अधिकारी था जिसे कहा था अमीर बहर। वसीवात हशम, ये वेतन रजिस्टर का अधिकारी होता था जो कि वेतन का जो है देख रेख करता था, जिसे कहा था वसीवात ए हशम। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं राजस्व और राजकोषीय प्रशासन किस प्रकार का था दिल्ली सल्तनत का।
जो राजस्व और राजकोषीय प्रशासन था, इसके अंतर्गत जो है दिल्ली सल्तनत की जो वित्तीय नीति थी, यानी कि जो धन से संबंधित नीति थी, वह हनीफी शाखा पर आधारित थी। कौन सी शाखा पर? हनीफी शाखा पर। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की जो वित्तीय प्रणाली थी, वित्तीय नीति थी, वो हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। जो हनीफी शाखा थी, उसका जो वित्त सिद्धांत था, उस पे आधारित थी, उसके बेस्ड थी। इसमें करों को दो भागों में बांटा गया है। इसके अनुसार जो कर थे, उसे दो भागों में डिवाइड किया गया, धार्मिक कर और धर्मनिरपेक्ष कर। धार्मिक कर वे होते थे जैसे कि जकात, और धर्मनिरपेक्ष कर होते थे जैसे कि जजिया, खराज और खम्स। आगे हम इन करों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं जकात कौन सा कर था। जो जकात था, जकात या सदका, यानी कि जो जकात, ये जो कर है, इसे सदका के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इसे सदका भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर जो है सदका आए, सदका कर, तो आप कंफ्यूज मत होना, तो इसका अर्थ जो है जकात ही होता है। जकात या सदका जो है, ये धनी मुस्लिमों से उनकी आय का 2.5% लिया जाता था। जो धनी मुस्लिम लोग होते थे, जो कि अमीर वर्ग के मुस्लिम लोग होते थे, उनसे उनकी आमदन का 2.5% हिस्सा जो है लिया जाता था। और ये जो रकम थी, ये जो पैसा था, ये मुस्लिमों के हित के लिए व्यय किया जाता था। जो मुस्लिम थे, उनकी भलाई के लिए जो है ये पैसा खर्च किया जाता था। जो जकात है, ये धार्मिक कर के अंतर्गत आता था। जब और उसके बाद जो है खराज, खराज जो है ये धर्मनिरपेक्ष कर था। इसमें जो है हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाता था। ये जो कर था, जो हिंदू लोग होते थे, उनकी भूमि पर जो है लगाया जाता था। जो लोग मतलब जो है मुसलमान नहीं होते थे, उनकी भूमि पर लगाया था, यानी कि हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाता था। और ये उनके जो उत्पादन होता था, उनकी जो फसल होती थी, उस पर 1/3 से कम नहीं लिया जाता था। 1/3 जो हिस्सा होता था उनकी उत्पादन का, उससे कम ये कर नहीं लिया जाता था। और 1/2 और आधे से अधिक नहीं लिया जाता था। मान ली उनका जो फसल है, ठीक है, उनकी जो फसल है उसके 2 बराबर हिस्से थे, तो उससे 2 बराबर हिस्से जो हैं, उसमें एक हिस्से से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। और इसके अगर 3 हिस्से कर दिए जाएं, उनकी उपज का, उनकी फसल के 3 हिस्से कर दिए जाएं, तो 1/3 यानी कि जो तीसरा हिस्सा है, उससे कम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने यही बात की है कि यहाँ पर उत्पादन यानी कि फसल की जो पैदावार होती थी, जो भी फसल होती थी, उसमें 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। जो 3 हिस्से किए हैं, तो तीसरे हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, और 1/2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जो 2 बराबर हिस्से किए हैं, उसमें एक हिस्से से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक ने जो है फुतुहात फिरोज शाही में इसका 1/5 भाग निर्धारित किया है। जो फिरोज शाह तुगलक है, उसने जो फुतुहात फिरोज शाही लिखी गई, फिरोज शाही, ठीक है, और उसमें जो है खराज की रकम जो है 1/5 भाग जो है उसमें बताया गया है। लेकिन सामान्य प्रचलित दर जो थी, वो 1/3 ही थी। लेकिन जो आम दर थी, जो मोस्टली प्रचलित थी उस समय में, वो थी 1/3। आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम उस्र की। जो उस्र कर था, ये मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाता था। जो मुस्लिम लोग होते थे, उनकी भूमि पर ये कर लगाया जाता था। अगर तो उनकी भूमि पर प्राकृतिक रूप से सिंचाई होती है, तो उनकी जो उपज है, उसमें 1/10 हिस्सा कुल उत्पादन पर लगता था, जो कि राज्य के द्वारा निर्धारित होता था। अगर राज्य के द्वारा जो है उनकी भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था दी जा रही है, तो उनकी उपज पर जो है इसका 1/5 हिस्सा लगता था। हिंदू मुसलमान की जमीन जो है, अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, अगर किसी मुसलमान की जमीन खरीद लेता था, तो उसे खराज देना पड़ता था, उस्र के बदले खराज देना पड़ता था। लेकिन अगर कोई मुसलमान व्यक्ति जो है हिंदू की जमीन खरीदता था, तो उसे उसका जो खराज था, खराज का परिवर्तन उस्र में नहीं होता था। उसके बाद है खमस। युद्ध में लूटे माल और भूमि में गड़े खजाने से प्राप्त संपत्ति। अगर युद्ध होता है, जैसे कि युद्ध में जाते हैं या उनसे जो माल लूटते हैं, या फिर भूमि में गड़े खजाने, या फिर जमीन के नीचे कोई खजाना मिलता है, तो ऐसे खजाने से प्राप्त जो भी संपत्ति होती थी युद्ध में लूटे माल के द्वारा, या फिर भूमि में गड़े खजाने के द्वारा जो भी संपत्ति प्राप्त होती थी, उसमें जो है 4/5 भाग सैनिकों को मिलता था, और 1/5 भाग जो है राज्य को द्वारा मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उलट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1/5 भाग जो है सैनिकों को दिया, और 4/5 भाग जो है राज्य को दिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जो है खिलजी के विपरीत इसे दोबारा से पूर्ववत कर दिया। जैसे पहले था सिस्टम, बिल्कुल वैसा कर दिया। 4/5 भाग सैनिकों को दिया, 1/5 भाग राज्य को दिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने, यानी जो जमीन के नीचे खजाना होता था, कोई भी उसमें से कोई धन नहीं लिया। उसके बाद है जजिया। ये गैर मुस्लिमों पर लगाकर होता था, जो लोग मुस्लिम लोग नहीं होते थे, उन पर यह कर लगाया जाता था। और ये कर देने के बाद ही वह लोग जो है शासन और सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे।
इस्लामी धर्म के अनुसार अगर कोई मुस्लिम राजा होता तो उनकी धरती पर जो है गैर मुस्लिमों को रहने की इजाजत नहीं होती, इसीलिए उन्हें अगर शासन और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ये कर देना पड़ता था। फिरोज ने ब्राह्मणों पर भी ये कर लगाया था, जो फिरोज शाह तुगलक था उसने ब्राह्मणों पर भी ये कर लगाया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं खालसा या महरूनिसा भूमि कौन सी होती थी। ये भूमि वह भूमि होती थी जिसकी आय जो है सुल्तानों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी, जिसकी जो आमदन है इस भूमि से जो प्राप्त आमदन है वह सुल्तानों के लिए सेफ रखी जाती थी, सुरक्षित रखी जाती थी। प्रारंभिक सुल्तानों के समय में बठिंडा और ग्वालियर खालसा भूमि के अंतर्गत थे। प्रारंभिक जो सुल्तान थे, स्टार्टिंग में जो सुल्तान हुए थे, उनके समय में जो है बठिंडा और जो ग्वालियर था ये खालसा भूमि के अंतर्गत रखे जाते थे सेफ। खालसा और इक्ता के अंतर्गत तो कुछ क्षेत्र जो है मवास कहलाते थे। जो खालसा भूमि होती थी या जिसे इक्ता भी कहा जाता था, तो इक्ता भूमि इनके अंतर्गत जो भी इलाके आते थे, जो भी क्षेत्र आते थे उसे मवास कहा जाता था, मवास। इसमें लगान वसूली का कार्य कठिन था। इसमें जो है लगान वसूली का जो काम होता था बहुत ज्यादा कठिन होता था। लोग लगान जो है बड़ी मुश्किल से देते थे और शक्ति प्रयोग अथवा प्रदर्शन से ही लगान की वसूली संभव होती थी। यानी यहाँ पर जो है लोगों को मतलब उनपे थोड़ा सा अत्याचार करके या लोगों पर जो है सख्ती से जो है रवैया अपनाकर सख्ती से ही जो है उनसे लगानी वसूली की जाती थी। ठीक है, इस भूमि पर। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था इसमें अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। इसकी जो दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था थी इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे और इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधे और व्यापार पे बेस्ड थी, इन पे आधारित थी। सबसे पहले बात करते हैं शहरी केंद्र की, कि उस समय में बहुत सारे जो सुल्तान हुए थे उन्होंने अपने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे जो है नए नगरों का विकास किया था, इससे शहरीकरण का विकास हुआ। जैसे उन्होंने लाहौर, मुल्तान, उच्च दीपालपुर, ठट्टा, दिल्ली, आगरा, सोनारगांव, बनारस, पटना, अजमेर, ग्वालियर, जोधपुर इत्यादि जो है नए नगरों का विकास हुआ। उसके बाद है उद्योग, शिल्प उद्योगों का इस समय में विकास हुआ था। शिल्प यानी कि जो हाथ से कारीगर थे, जो हाथ से काम करते थे, इस तरह के जो उद्योग थे इनका बहुत ज्यादा विकास हुआ। उस समय वस्त्र उद्योग के लिए सूरत, पटना, बनारस, दिल्ली, आगरा, बंगाल बहुत ज्यादा फेमस थे और कागज के कारखाने के लिए दिल्ली, पटना, लाहौर, अवध जो है यहाँ पर कागज का जो कारखाना होता था, कागज की फैक्ट्री होती थी। फिरोज तुगलक के शासनकाल में जो है 36 प्रकार के कारखानों का जो है उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है। उसके बाद है सामान्य बाजार किस प्रकार का था। इनकी जो सामान्य बाजार था उसमें मिठाइयाँ, सब्जियां, रोटियां, कंघी, चप्पल, जूता, बर्तन, सुपारी, पान, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते थे और ये पूरे नगर में इस प्रकार के जो है बाजार होते थे। उसके बाद है सराय अदल, ये जो टाइप था सराय अदल, ये अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित किया गया था, ये जो बाजार था। और इस बाजार में जो है बाहर से लाया गया तैयार माल बिकता था, जो बाहर से माल तैयार किया जाता था वो यहाँ पर बिकता था और इस बाजार को सरकारी आर्थिक सहायता भी उपलब्ध थी। यानी कि इस बाजार को जो है गवर्नमेंट है जो सरकारी है आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। और इस बाजार के 5 नियम थे। अब पढ़ते हैं कि उस समय में जो है मंडी व्यवस्था किस प्रकार की थी। अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित बाजारों में सबसे मुख्य मंडी अथवा गल्ला बाजार होता था। जो अलाउद्दीन था उसके द्वारा स्थापित बाजारों में से सबसे ज्यादा मुख्य जो है मंडी या फिर गल्ला बाजार होता था और इस नगर में प्रत्येक मोहल्ले में मंडी और स्थापित थी। इसके अंतर्गत जो है हर एक शहर में, हर एक नगर में एक न एक जो है मोहल्ले में जो है मंडी जरूर होती थी। यहाँ अनाज की खरीद बिक्री भी होती थी, जो अनाज था उसे खरीदा और बेचा जाता था। इसके 7 नियम थे। ये जो मंडी थी इसमें कुछ 7 रूल होते थे जिनको फॉलो करना होता था। उसके बाद है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। इसमें आंतरिक और विदेशी व्यापार का विकास किया जाता था। जो आंतरिक व्यापार था यानी कि जो अपने जो है देश के अंदर ही होता था और जो विदेशी व्यापार है जो कि किसी गैर मुल्क में से जो है चीजें मंगवाई जाती थी या भेजी जाती थी बेचने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों ही टाइप के जो व्यापार है इनका बहुत ज्यादा विकास हुआ। उसके बाद है घोड़ों, दासों और मवेशियों का बाजार। इसके अलावा जो है एक बाजार ऐसा भी था जहां पर घोड़ों और दास जो है बेचे और खरीदे जाते थे। इस बाजार के 4 नियम होते थे और यहाँ पर जो है राज्य के द्वारा एक गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे जो कि राज्य की आज्ञा का पालन करते थे और राज्य के जो नियम थे उनका सख्ती से पालन करते थे। और यहाँ पर जो है युद्ध के लिए घोड़े बेचे और खरीदे जाते थे। यहाँ पर दासों को भी खरीदा और बेचा जाता था। तो यहाँ पर ये जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।